नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। वेलकम है। मैं शुभम कुमार आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसे हमने अपने कोर्स के रिगार्डिंग अपने सिलेबस को धीरे धीरे क्या किया था, आगे पढ़ना शुरू किया था। और हमारा जो कोर्स का सिलेबस है वो सिलेबस का नाम था साइंस। और हमने साइंस के सिलेबस में सबसे पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पकड़ा था। यानी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से हमने क्या किया था, कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसके रिगार्डिंग हमने देखा था कि हमारे एग्जाम में उसका क्या वेटेज है और उससे कैसे कैसे कंसेप्ट को पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। तो अभी तक के सेशन में हमने क्या किया था, अपने साइंस के केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस किया था और केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमने सॉलिड लिक्विड गैस को पढ़ा, ठोस द्रव्य गैस के बारे में पढ़ा, उसके प्रॉपर्टीज को देखा। फिर उसके अगले सेशन में हमने क्या देखा, उससे रिगार्डिंग क्या कौन से स्टेट, कौन से सॉलिड, कौन से गैस, कौन से लिक्विड कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, इसके लिए कौन से मेथड, कौन से प्रक्रिया का यूज होता है, उन चीज़ों का स्टडी किया था। ऐसे करके हमने धीरे धीरे क्या किया, अपने केमिस्ट्री के सिलेबस को आगे पढ़ा। बट आज के सेशन में मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने साइंस के बायोलॉजी के सब्जेक्ट को लेके, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं दोस्तों, जीव विज्ञान। तो आज के इस सेशन में हम अपने बायोलॉजी के चैप्टर्स को, बायोलॉजी की यूनिट्स को देखना शुरू करेंगे कि आखिर उस बायोलॉजी के चैप्टर से, उस बायोलॉजी की यूनिट से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन कौन से ऐसे थ्योरीज हैं, कौन कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज का ये सेशन हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट को शुरू करेगा, जो कि हमारे साइंस सिलेबस का ही एक पार्ट है दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने बायोलॉजी के सिलेबस को और अपने बायोलॉजी के चैप्टर्स को। आज का सेशन एक बेसिक आइडिया रहेगा कि हमारा बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं। तो ये आज हमारा क्लास एक बेसिक सा रहेगा। आपको कोई भी वरी नहीं होना है, आपको कोई भी चिंता नहीं करना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़, जैसे आप अभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए आपका समय बहुत कीमती है, और उससे ज़्यादा आपका समय हम सबों के लिए कीमती है कि आप अपना समय दे के हमारे पास आते हैं। तो मैं कोशिश करा इस बार कि मैं क्या करता हूँ कि आपके समय को बचाने का काम करता हूँ। तो मैंने बायोलॉजी के सिलेबस को या बायोलॉजी के नोट्स को पहले से ही लिख के पीडीएफ फॉर्म में तैयार कर लिया है, और उसी से हम लोग कंसेप्ट को डील करेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे, जिससे कम समय में आपके पास ज़्यादा चीज़ें पहुँच सके और मैं ज़्यादा चीज़ें आपके पास क्या करूँ, पहुँचा सकूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने बायोलॉजी के सिलेबस को और बायोलॉजी के चैप्टर्स को। तो आइए दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है बायोलॉजी का सिलेबस। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा बायोलॉजी वर्ड है, ये बायोलॉजी वर्ड दोस्तों हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है। यानी ये जो जीव विज्ञान का शब्द है दोस्तों, ये जो हमारा बायोलॉजी चैप्टर यानी हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी, ये बायोलॉजी दोस्तों दो वर्ड से मिलकर बना है। और वो दो वर्ड कौन कौन से हैं दोस्तों, तो एक को बोलते हैं बायो और एक को बोलते हैं लोगस या उसको बोलते हैं लोगी। जिस मतलब देखिए, हमारा दो वर्ड कौन कौन सा है, बायो प्लस लोगी। यानी बायो और लोगस से मिलकर शब्द बना क्या, बायोलॉजी। तो दोस्तों बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो का मतलब होता है लिविंग, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं या जीवित प्राणी कहते हैं। तो लिविंग का हिंदी होता है दोस्तों जीवित। और लोगी का स्टडी, और लोगी को कहते हैं, लोगी का मीनिंग होता है स्टडी, अध्ययन। तो इस दो वर्ड से हमने क्या किया, बायोलॉजी के डिफिनीशंस को बनाया है। यानी बायोलॉजी के जीव विज्ञान के डिफिनीशन को समझा है कि आखिर बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। किसी भी सजीव वस्तु के जीवन का अध्ययन, कोई भी सजीव जंतु के, यहाँ देखिए दोस्तों मैंने लिखा है, जीवित जीवों के जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ये है हमारा बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवित जीवों के जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। दैट मीन्स हम जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं या जो हमारा जो सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने पहले सब्जेक्ट को जानें कि अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का मीनिंग क्या है। तब हम आगे बायोलॉजी में चीज़ों को पढ़ेंगे तो दोस्तों हमें क्या होगा, एक कनेक्टिविटी फील होगा कि हाँ ये हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अपने पूरे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना, बायो प्लस लॉगी। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग। लोगी मतलब क्या होता है, स्टडी। दैट मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवित जीवों के जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है दोस्तों, जीव विज्ञान कहलाता है। अच्छा दोस्तों, ये जो जीव विज्ञान वर्ड था, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, तो सबसे पहले पुरातन पहले के समय में क्या होता था, उसको बायोलॉजी नहीं बोलते थे। यानी इस सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक नाम देने वाले भी हमारे क्या थे, कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ साइंटिस्ट थे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ बायोलॉजी वर्ड जो आया, वो बायोलॉजी वर्ड किस साइंटिस्ट ने हमें दिया था, या किस साइंटिस्ट के हेल्प से हमें पता चला कि जीव विज्ञान नाम का कोई शब्द भी क्या है, हमारे विज्ञान में एग्जिस्ट करता है। तो आइए दोस्तों उसको देखते हैं। द वर्ड बायोलॉजी वॉज गिवन बाई, हमारे दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है आपको। ये जो बायोलॉजी वर्ड था, दो साइंटिस्ट, लैमार्क और ट्रेवी रेनश, 1802 में
यानी 1802 में दो साइंटिस्ट लैमार्क और ट्रेविरेनस, ये दो ऐसे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी वर्ड को सबसे पहले इस पूरे यूनिवर्स में या साइंस के दुनिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवित जीवों के जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहेंगे। इस जीव विज्ञान वर्ड को देने वाले दो साइंटिस्ट लैमार्क और ट्रेविरेनस, जिन्होंने इस वर्ड को कब दिया था? 1802 में दिया था दोस्तों। तो आई थिंक आपको पहला स्लाइड क्लियर हुआ होगा। आइए इससे आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछते हैं कि बायोलॉजी का जो फादर है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो हमें याद रखना है दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी हम अरस्तु को बोलते हैं। अरस्तु हमारे क्या हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। तो याद रखना है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों, जब हम बायोलॉजी को धीरे धीरे क्या किया, बायोलॉजी के बारे में जानना शुरू किया, जीव विज्ञान को और अच्छे से समझने की कोशिश करी, तो फिर हमने देखा कि जीव विज्ञान भी हमारा क्या है? दो भाग में बटा हुआ है। यानी हम बायोलॉजी सेक्शन को भी क्या कर सकते हैं? दो अलग अलग भागों में स्टडी करते हैं, यानी बायोलॉजी का भी दो पार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बायोलॉजी को दो पार्टों में बांटा, जिस पहले पार्ट को बोलते हैं कौन सा? जूलॉजी, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं दोस्तों कौन सा? बॉटनी। यानी हमारे बायोलॉजी को भी क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया। अब पहला भाग हम पढ़ते हैं कौन सा? जूलॉजी, और दूसरा भाग पढ़ते हैं दोस्तों कौन सा? बॉटनी। अब बात आती है दोस्तों कि आखिर जूलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, बॉटनी में क्या स्टडी करते हैं। तो जब दोस्तों हम बात करेंगे जूलॉजी का, तो जूलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी किसी भी जंतु में जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो भी जैव रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, उसके बारे में स्टडी करना दोस्तों। ये जिस यूनिट में आता है या बायोलॉजी के जिस ब्रांच में ये चीज़ें आती हैं कि जंतुओं के बारे में अध्ययन करना, कि जंतुओं में कैसी प्रोसेस हो रही है, कैसा प्रक्रिया हो रहा है, उनका जीवन कार्यकाल कैसा है, इन सब चीज़ों का स्टडी हम कहाँ करते हैं दोस्तों? जूलॉजी में करते हैं। दैट मीन्स बायोलॉजी का भी दो पार्ट, जूलॉजी एंड बॉटनी। बट जूलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? तो हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ एनिमल, यानी जंतुओं का अध्ययन किस में कहते हैं दोस्तों? किस में करते हैं? जूलॉजी में करते हैं। अच्छा, जूलॉजी के फादर कौन है? तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन से हैं? अरस्तु। यानी जूलॉजी जो टर्म है, यानी जूलॉजी एक अलग ब्रांच है बायो का, तो जूलॉजी के भी जनक कौन है? हमारे अरस्तु हैं। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कभी कभी, या पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन, और इवन क्वेश्चन आया हुआ है, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, तो आपको बताना पड़ेगा अरस्तु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। और जूलॉजी कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि जूलॉजी में हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जूलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जंतुओं के बीच, जंतुओं में क्या जैव रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, उन सब चीज़ों की स्टडी हम कहाँ करते हैं दोस्तों? जूलॉजी में करते हैं। वैसे ही बायोलॉजी का दूसरा पार्ट दोस्तों हमारे बीच कौन सा था? बॉटनी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पादपों के बीच कैसा जैव रासायनिक प्रक्रिया हो रहा है। जैसे हमने सुना है ना कि कोई भी पौधे होते हैं तो क्या होते हैं? पौधे में भी क्या होते हैं? कुछ कुछ सेल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं? कोशिकाएं होते हैं, जो कोशिका क्या करते हैं? वाटर का ट्रांसफॉर्म करते हैं। यानी पूरे पेड़ के क्या होते हैं? हर पार्ट में जल को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये सब क्या है? उस पेड़ का बायोलॉजिकल फैक्टर है, उस पेड़ का क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो पौधों के बारे में स्टडी करना, पौधों का अध्ययन करना कि उनका इकाई, उनका संरचना कैसा है, इन सब चीज़ों का स्टडी दोस्तों हम कहाँ करते हैं? बॉटनी में करते हैं। ठीक है। तो हमारा ये चीज़ ध्यान रखने वाला है। और बॉटनी के फादर किसको कहते हैं, या बॉटनी जैसे ब्रांच को बनाने वाले जनक कौन से हैं? तो हमें ये भी याद रखना है कि बॉटनी के जनक कौन से हैं दोस्तों? तो इनके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। हमारे साइंटिस्ट का नाम है थियोफ्रेस्टस। ये नाम के साइंटिस्ट को बोलते हैं कि ये क्या है? हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के या हमारे बॉटनी ब्रांच के क्या है? फादर हैं। कभी कभी क्वेश्चन आया भी है कि बताइए हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो हम लिखेंगे थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। और बॉटनी को हिंदी में कहते हैं क्या? वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान। जूलॉजी में हम करते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी में हम करते हैं दोस्तों स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी पादपों के बारे में अध्ययन कहाँ करते हैं? बॉटनी में। जंतुओं के बारे में अध्ययन कहाँ करते हैं दोस्तों? जूलॉजी में करते हैं। तो ये था हमारा बायोलॉजी का एक बेसिक सा आइडिया दोस्तों। आपको क्लियर हुआ होगा कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के कितने पार्ट्स हैं, बायोलॉजी के फादर कौन है। अगर बायोलॉजी का दो ब्रांच है, जूलॉजी और बॉटनी, तो जूलॉजी में हम क्या चीज़ का स्टडी करते हैं? जूलॉजी में हम स्टडी ऑफ एनिमल्स का स्टडी करते हैं। बॉटनी में हम स्टडी ऑफ प्लांट्स का स्टडी करते हैं। पादपों के बारे में अध्ययन जो करते हैं वो कहाँ करते हैं? बॉटनी में करते हैं। जंतुओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो कहाँ करते हैं? जूलॉजी में करते हैं। जूलॉजी के जनक किसे कहते हैं? तो जूलॉजी के जनक किसको? अरस्तु को बोलते हैं। और वैसे ही वनस्पति विज्ञान के या बॉटनी के जनक को किसको कहते हैं? तो बॉटनी के जनक हमारे कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बायोलॉजी का एक बेसिक सा आइडिया, जो कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा बायोलॉजी क्या है। अब दोस्तों इसमें एक वर्ड आया है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जीवित जीवों के जीवन का अध्ययन। तो दोस्तों सबसे पहले तो जीवों के बारे में समझते हैं ना कि आखिर हमारे जीव कैसे होंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे बायोलॉजी के डिफिनीशन में, जीव विज्ञान के डिफिनीशन में एक वर्ड आ रहा है जीव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अपने
चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जीवों के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड से लेते आता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, चलिए, तो हमें जब जीवों के बारे में स्टडी करना है या पूरे जीवों के बारे में जीव विज्ञान को समझना है, तो सबसे पहले हमें जीवों की विशेषताओं को समझना पड़ेगा कि अगर कोई जीव है तो उन जीवों की क्या विशेषताएं हैं, और वो उन विशेषताओं से कैसे हम जीव विज्ञान का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या जीव विज्ञान में उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो उन जीवों की विशेषताओं को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसे क्लियर करेगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले स्टडी करते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स जीवों की विशेषताएं। यानी जो भी जीव होगा ना, उस जीव का क्या होगा, कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी। और मैं ऐसे कुछ विशेषताएं लेके आया हूं जो क्या है, पूरे जीव विज्ञान में, पूरे बायोलॉजी में कॉमन है। यानी जब तक हम बायोलॉजी के टर्म्स को पढ़ेंगे, चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ये जो कुछ विशेषताएं मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, वो विशेषताएं लगभग कॉमन होगा, और हमारे चैप्टर के लास्ट तक वो विशेषताएं क्या होंगी, चलती चलेंगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, अपने जीवों के बारे में। कहता है क्या, सभी सजीव प्राणियों का एक निश्चित कोशिकीय संगठन होता है। यानी जितने भी जीव होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दैट मीन्स हर जीव क्या होते हैं, कोशिकीय संगठन से बने होते हैं। जितने भी जीव हैं सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए कहते हैं क्या, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, वो सारे जीव कैसे हैं दोस्तों, तो सब एक कोशिकीय संगठन है। उसी चीज को मैंने लिखा है, ऑल लिविंग बीइंग हैव अ फिक्स सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सभी सजीव प्राणियों का एक निश्चित कोशिकीय संगठन होता है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर जैसा जीव जीवित प्राणी है, जैसा सजीव प्राणी है, उसका अलग अपना कोशिकीय संगठन है। कोई दूसरा पर्सन है, कोई दूसरा सजीव प्राणी है, तो उसका अपना कोशिकीय संगठन अलग है। तो ये बात हमें क्लियर करती है कि हर सजीव प्राणी का अपना क्या है, अलग अलग कोशिकीय संगठन है। दैट मीन्स हर ऑल लिविंग बीइंग हैव अ फिक्स सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा एक कंसेप्ट था दोस्तों। अब आइए, ये तो हमने पता लगा लिया कि क्या है, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है सब क्या है, कोशिकीय संगठन है। तो आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर कोशिकीय संगठन में कोशिका क्या है, सेल क्या है। क्योंकि हमने ये तो पता लगा लिया कि जितने भी जीव हैं सब जीव क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी कोशिकीय संगठन से बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो जानना होगा ना कि कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल। तो आइए अभी हम एक बेसिक्स आइडिया ले रहे हैं। इसके बाद वाले सेशन में हमारा एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल चैप्टर आएगा सेल के बारे में, जिसमें हम लोग सेल को और अच्छे से और एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे कि सेल क्या है, सेल को किसने दिया था, सेल का एक्सपेरिमेंट क्या था, कोशिका कैसे आया, कोशिका के जनक को किसको बोलते हैं, कोशिका को लाने वाला हमारे साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो इन सब चीज़ों का स्टडी हम इंडिविजुअल चैप्टर में करेंगे। और अभी हम एक बेसिक्स आइडिया समझते हैं कि कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल। तो आइए दोस्तों, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। यानी हमारे जीवन का जो सबसे छोटा इकाई है, जिससे उस इकाई से हमें क्या है, हमारा पूरा जीवन या हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी बना हुआ है या कार्य कर रहा है, उस छोटे इकाई को बोलते हैं। वो छोटा इकाई कौन सा है दोस्तों, कोशिका है, सेल है। तो सेल का डिफिनेशन क्या था दोस्तों, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो ये था हमारा सेल का डिफिनेशन दोस्तों। आइए इसके आगे आपको मैं समझाता हूँ। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अब देखिए दोस्तों, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, वन वर्ड का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और मैं आपको समझाता हूँ कि कोशिकाओं से कैसे हमारा शरीर बिल्डअप होता है। यानी हमारे पूरे मानव शरीर का जो सबसे छोटा इकाई है, उसी छोटे इकाई को हम क्या बोलते हैं, सेल। तो आखिर इस छोटे इकाई से कैसे हमारा मानव शरीर बना हुआ है, या कैसे हमारा मानव शरीर निर्मित हुआ है, उस चीज़ों को आइए देखते हैं कि कैसे एक कोशिका से हमने पूरे मानव शरीर को क्या किया है, खड़ा किया है। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। और कहता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक समान कोशिकाओं का समूह। दैट मीन जब एक समान के कोशिकाएं आपस में समूह करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों, टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू को बनाते हैं। और टिश्यू को हिंदू में कहते हैं दोस्त क्या, उत्तक। यानी बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में समूह करते हैं दोस्तों, तो वो क्या बनाते हैं, उत्तक को बनाते हैं। फिर कहता है क्या, ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू, जो बहुत सारे एक समान उत्तकों का समूह जब आपस में मिलता है, तो दोस्तों क्या बनता है, हमारे बॉडी का अंग बनता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गन। दैट मीन्स ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे हुआ दोस्तों, तो बहुत सारे टिश्यू, जब एक समान टिश्यू आपस में क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो वहां से हमारा क्या होता है, बॉडी का एक अंग बनता है। और कहता है क्या, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गन। और जब समान अंगों का समूह, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में क्या करते हैं, समूह करते हैं, आपस में मिलते हैं दोस्तों, तो क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्र।
आप समझ रहे हो कैसे एक सेल से बहुत सारे सेल का समूह मिला तो क्या बना, उत्तक बना। बहुत सारे उत्तकों का समूह मिला तो क्या बना, अंग बना। बहुत सारे अंगों का समूह मिला तो क्या बना, तंत्र बना। और जब बहुत सारे तंत्रों का समूह मिलेगा तो क्या बनेगा, कंप्लीट बॉडी बनेगा। यानी हमारा जो कंप्लीट बॉडी है या जो हमारा पूरा मानव शरीर है दोस्तों, ये कहाँ से बना है, एक छोटे से सेल से बना। यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, group of organ is called system, and the group of system is called complete human body। तो ये था दोस्तों हमारा डिफिनीशन, कैसे एक सेल से हमने क्या किया, अपने पूरे मानव शरीर को बनाया, दैट मीन्स कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है दोस्तों। और यहाँ से आपको डिफिनीशन याद रखने वाली चीज़ है, सेल को क्या बोलते हैं, कोशिका, टिश्यू उत्तक, ऑर्गन क्या हो गया, अंग, सिस्टम यानी तंत्र, और कंप्लीट बॉडी मतलब संपूर्ण शरीर। यानी संपूर्ण शरीर का जो रचना है दोस्तों, संरचना है दोस्तों, वो कहाँ से आया है, वो हमारा आया है कहाँ से, कोशिका से आया है। यानी कोशिकाओं के समूह से बनता है उत्तक, उत्तकों के समूह से बनता है अंग, अंगों के समूह से बनता है तंत्र, और तंत्रों के समूह से बनता है पूरा मानव शरीर। तो ये था हमारा दोस्तों क्या, अपने बायोलॉजी के सेल के बारे में स्टडी की, कोशिका क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके आगे सेशन में हम फिर देखते हैं आगे के स्लाइड्स में। अब हम देखते हैं दोस्तों एक अलग से विशेषताएं, शेप एंड साइज। यानी कोई भी जीवित प्राणी है या कोई भी सजीव प्राणी है तो उसके शेप और साइज के बारे में, उसकी आकृति और उसका क्या देखेंगे, उसके कोशिकीय संगठन की क्या देखेंगे, आकृति और आकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैंने लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग स्पेसिफिक एंड डिफरेंट शेप एंड साइज। सभी सजीव प्राणियों को की विशिष्ट एवं अलग आकृति तथा आकार होते हैं। ये सही बात है दोस्तों, जैसे जैसे सजीव प्राणी क्या होंगे, बदलते जाएंगे, अलग अलग होते जाएंगे। हर सजीव प्राणी का अपना क्या होता है, स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर होता है, अपना क्या होगा, विशिष्ट प्रकार का क्या होगा, कोशिकीय संगठन होगा। और हो सकता है कि दूसरे पर्सन का क्या हो, अलग तरह का क्या हो, कोशिकाएं संगठन होगा। दैट मीन्स हर ह्यूमन बॉडी या हर सजीव प्राणी का क्या है, अपना अलग अलग शेप है और अपना अपना अलग अलग क्या है, आकार है, शेप है और साइज है दोस्तों। इसी विशेषताओं में हर 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 जीवित प्राणी एक क्या करता है, कॉमन सा एक विशेषताएं को शो करता है, एक विशेषताएं बताता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों उपापचय, और जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। यानी हर सजीव प्राणी में एक हमारी कॉमन सी विशेषताएं होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है दोस्तों, और इसको हिंदी में कहते हैं उपापचय। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब मेटाबॉलिज्म क्या है और कैसे मेटाबॉलिज्म हमारे क्या है, ह्यूमन हमारे क्या है, जीवित प्राणी का, हमारे सजीव प्राणी का क्या है, एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है दोस्तों। कहता है ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सजीव की कोशिकाओं में, कोई भी सजीव है दोस्तों, तो कहता है क्या, सजीव की कोशिकाओं में होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विदाउट मेटाबॉलिज्म हम अपने शरीर का क्या होता है, संरचना नहीं सोच सकते हैं दोस्तों, हमारा शरीर कोई कार्य नहीं करेगा। यानी जब तक हमारे कोशिकाओं के अंदर कोई जैव रासायनिक प्रक्रिया नहीं होगी तब तक हमारा बॉडी कार्य नहीं कर सकता है। तो सोचिए किसी सजीव के लिए ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये उपापचय की प्रक्रिया कितनी इंपॉर्टेंट है। यानी हमारी एक ये प्रमुख विशेषताओं में से एक है दोस्तों। इस विशेषताएं के अलावा क्या कर सकते हैं, इस विशेषता के बगैर हम अपने सिस्टम के बारे में नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, कहता है सजीव की कोशिकाओं में होने वाली संपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रियाएं को उपापचय कहते हैं। दैट मीन्स जब तक सेल के अंदर कोई कार्य नहीं होगा, कोई जैव रासायनिक प्रक्रिया नहीं होगी, तो क्या कोई कोशिका कार्य करेगा। और जब कोई कोशिका कार्य नहीं करेगा तो क्या आपका ह्यूमन बॉडी काम करेगा, आप सजीव रहेंगे। तब तो फिर बात वही हो गई कि आपका कोशिका क्या है, डेड है। और जब आपका सेल ही डेड हो गया दैट मीन्स आप खुद क्या हो, डेड हो गए। तो इसका मतलब है कि आपको उपापचय और मेटाबॉलिज्म भी क्या है, एक प्रमुख विशेषताएं हैं किसकी, सजीव प्राणियों का। ठीक है दोस्तों, तो मेटाबॉलिज्म क्या है दोस्तों, तो कहता है क्या, ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सजीव की कोशिकाओं में, किसी भी सजीव के कोशिकाओं में होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई थिंक मेटाबॉलिज्म क्लियर होगा। अब हमारे उपापचय के भी दो पार्ट होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, आइए आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे जो मेटाबॉलिज्म है ना, उपापचय, मेटाबॉलिज्म क्या था, इसका डिफिनेशन क्या था दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को अभी मैंने आपको बताया क्या था मेटाबॉलिज्म, ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द सेल। अगर आप यहां भी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ऑल द बायोलॉजिकल, क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सेल। ये था दोस्तों हमारा डिफिनेशन किसका, ये था दोस्तों डिफिनेशन हमारा किसका, मेटाबॉलिज्म का। और हमारे मेटाबॉलिज्म में कितना है दोस्तों, दो प्रकार का है, एक को बोलते हैं अपचय और बोलते हैं उपचय।
ठीक है दोस्तों। यानी हमारे मेटाबॉलिज्म का भी दो पार्ट, जिसको एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से बनते हैं, मेटाबॉलिज्म के पार्ट से बनते हैं। ऐसा थोड़ी है डिफिनेशन से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में और डिफिनेशन से आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को बना दोगे। हमेशा क्या होता है, डिफिनेशन या क्वेश्चंस जो हम होते हैं ना, हमारे कंसेप्ट से बनते हैं दोस्तों, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना कि कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं ना, या उसके जो मतलब से अभी हमने पढ़ा जैसे मेटाबॉलिज्म को, और अभी देखा कि मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट हैं, तो इन दो पार्ट से क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या है, एक कॉमन से विशेषताएं हैं सजीव में, यानी सेल में होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। किसी भी सजीव के कोशिकाओं में जो जैव रासायनिक प्रक्रिया होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस होगा, उस बायोकेमिकल प्रोसेस को बोलते हैं, वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है दोस्तों। तो डिफिनेशन से बहुत आसान क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, उसके टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो देखिए मेटाबॉलिज्म का दो टाइप कौन कौन सा, एक है कैटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म। हाँ, स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारा जो कैटाबॉलिज्म है वो किस तरह का प्रोसेस है, तो वो हमेशा कैसा प्रोसेस होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, हमें विनाशात्मक होता है। यानी जो भी हमारा वो अपचय है, वो कैटाबॉलिज्म है या अपचय है, वो किस तरह का प्रोसेस है दोस्तों, डिस्ट्रक्टिव है। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे रेस्पिरेशन, और एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, आपने सुना होगा एक्सक्रेशन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्सर्जन। तो ये हमारा प्रोसेस जो है वो कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, यानी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जांपल दे के पूछेगा दोस्तों, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, और बहुत एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में तो इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। और हम जिस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर एग्जाम के क्वेश्चन क्या होते हैं, एक दूसरे में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नए नहीं बनते हैं दोस्तों, साइंस में कोई क्वेश्चन नया नहीं बनता है दोस्तों। साइंस में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ही एक दूसरे एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि साइंस में खुद से नया क्वेश्चन बनाना इम्पॉसिबल है। जब तक कोई चीज़ों का वैलिडेशन नहीं होगा, नया क्वेश्चन कोई भी दुनिया का कोई भी नया क्वेश्चन नहीं बना सकता है साइंस में दोस्तों। साइंस में वही क्वेश्चंस आते हैं जो क्वेश्चन बुक्स में होते हैं, या जो क्वेश्चन क्या होते हैं हर एग्जाम में क्रॉस ओवर करके पूछे जाते हैं। मैथ्स में नए क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, लेकिन साइंस में कभी भी नए क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जो बातें बायोलॉजी में सेटिस्फाइड हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे आपसे एग्जाम्पल में पूछेगा कि बताओ श्वसन कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म के एनाबॉलिज्म, तो आप बोलेंगे कि हमारा रेस्पिरेशन होता है कैसा, अपचय अपचय प्रक्रिया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म कैसा प्रोसेस है, तो डिस्ट्रक्टिव, विनाशात्मक है। वैसे आपसे पूछेगा बताओ पोषण, यानी हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलता है, हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कैसा प्रोसेस है। तो बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है, डेट मीन्स हमारा बॉडी का क्या हो रहा है, संरचना हो रहा है, हमारा बॉडी रचनात्मक क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। तो पोषण हमारा कैसा है, तो याद रखना है कि एनाबॉलिज्म कैसा प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और जब प्रोसेस कंस्ट्रक्टिव होगा, दैट मीन्स रचनात्मक होगा, तो उसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, पोषण। क्योंकि जब हम कोई पोषण लेंगे, कोई न्यूट्रिशन लेंगे, तो हम अपने बॉडी का क्या कर रहे हैं, संरचना कर रहे हैं। और जब अपने बॉडी का संरचना कर रहे हैं तो किस तरह का मेटाबॉलिज्म का पार्ट हो गया, तो वो पार्ट हो गया किसका, एनाबॉलिज्म का। तो आपको दोस्तों एग्जाम्पल से पूछेगा कि बताओ किसका, कौन सा एग्जाम्पल उपचय का है और कौन सा एग्जाम्पल अपचय का है। तो आपको मेटाबॉलिज्म के इन दो डिफिनेशन को अच्छे से रटना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग साइड बनाया है। यहाँ आप लिख लीजिए, ये हमारे हर एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI है ये हमारा सेशन, ठीक है। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। कैटाबॉलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं अपचय, और एनाबॉलिज्म जिसको हम बोलते हैं उपचय। अपचय क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जैसे एक्सक्रेशन, उत्सर्जन, श्वसन, ये सब किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, सब डिस्ट्रक्टिव, सब एक तरह का क्या है, कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म जो क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए कंस्ट्रक्टिव होता है, यानी रचनात्मक प्रक्रिया होता है, जिसका एक उदाहरण कौन सा है दोस्तों, न्यूट्रिशन। अगर कोई पोषण हम ले रहे हैं तो हमारे बॉडी का क्या हो रहा है, संरचनात्मक, हमारा रचनात्मक विकास हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, एनाबॉलिज्म, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको मेटाबॉलिज्म भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं दोस्तों, रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है। आप बताइए दोस्तों, या आप खुद से सोचिए कि क्या है श्वसन। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि तुम सांस लेते हो, तो बताओ रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। अगर किसी ने पूछ लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन को डिफाइन करना होगा ना, श्वसन को बताना होगा ना दोस्तों कि श्वसन क्या है। तो आइए मैं बहुत आसान भाषा में आपके लिए लिख के लेके आया हूँ। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। दैट मीन्स खाने से या भोजन से जो एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर ऑब्टेन करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या है, श्वसन है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। सभी सजीव प्राणियों में श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। बात सही है। कोई भी लिविंग थिंग है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, रेस्पिरेशन तो दोस्तों होगा ही होगा, क्योंकि सजीव प्राणियों में क्या होता है, रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, उपलब्ध रहती है। तो दोस्तों आपको ये एक बेसिक डिफिनेशन था रेस्पिरेशन का, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, श्वसन कहलाती है। सभी सजीव प्राणियों में श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो आई थिंक आपको रेस्पिरेशन भी क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आइए इसके नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, या लास्ट स्लाइड में आज की क्लास का हम क्या देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे कि हमारा दो तरह का प्रोसेस होता है। दैट मीन्स जितने भी हमारे बायोकेमिकल प्रोसेस हैं दोस्तों, या हमारे बॉडी में जितने भी जैव रासायनिक
प्रक्रियाएं हो रहे हैं ना, तो कोई भी प्रक्रिया क्या होता है दोस्तों, दो तरीके से होता है। या तो हो सकता है वो हमारा क्या हो, फिजिकल प्रोसेस हो, या हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, केमिकल प्रोसेस हो। ठीक है, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है फिजिकल और केमिकल, बट ज़्यादातर हमारे बॉडी के अंदर या बायोलॉजी के टर्म में देखें तो हमारा प्रोसेस कैसा होता है, लगभग केमिकल प्रोसेस होता है। बट आइए दोस्तों बारी बारी से एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि फिजिकल प्रोसेस क्या है और बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। और आज के क्लास का ये लास्ट स्लाइड है, और हमारा क्या हो जाएगा, बायोलॉजी का एक बेसिक क्लास और एक बेसिक आइडिया क्लास हमारे लिए क्या हो गया, पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हम अगला सेशन लेके आएंगे तो बायोलॉजी के अपने आगे बढ़ते हुए चैप्टर्स को क्या करेंगे दोस्तों, शुरू करेंगे। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको बायोलॉजी का ये पहला इंट्रोडक्टरी क्लास कैसा लगा है, क्योंकि आपके कमेंट से हम इंस्पायर्ड होते हैं दोस्तों, और हमें कमेंट्स मिलता है तो हम चाहते हैं कि हम क्या करें, नेक्स्ट सेशन में आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेके आएँ, और आपको और अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या करें, आपके सामने रखें, आपको बताएं, आपको पढ़ाएं, आपको सिखाएं। तो आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप कमेंट्स करना ना भूलें और लाइक्स करना ना भूलें। फिलहाल आइए दोस्तों पढ़ते हैं इसको, हमारा फिजिकल प्रोसेस क्या है। फिजिकल प्रोसेस को दोस्तों हिंदी में कहते हैं क्या, भौतिक प्रक्रिया। केमिकल प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, ये हमारा कैसा है, रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, अच्छा प्रक्रिया को समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी हमारा रिएक्शन होता है ना, कोई भी रिएक्शन होता है दोस्तों, तो उसमें दो तरह के कंपाउंड या कंपोनेंट्स क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जैसे हमारा एक रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है दोस्तों। तो कहता है रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिक्रमक बोलते हैं। किसी भी रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिक्रमक। और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है दोस्तों, प्रोडक्ट बनाता है। तो दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, या दो तरह का चेंजेज हो सकता है दोस्तों। या तो रिएक्टेंट पूरी तरह से क्या हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, या कुछ ऐसा भी प्रोसेस हो सकता है दोस्तों कि अगर रिएक्टेंट चेंज हो गया प्रोडक्ट में, तो फर्दर प्रोडक्ट क्या हो जाए, उल्टा वापस आके चेंज हो जाए किस में, रिएक्टेंट में। तो ये हमारा एक कॉमन सा एग्जांपल मैंने लिखा है कि रिएक्टेंट हो सकता है किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट हो जाए किस में चेंज हो जाए दोस्तों, रिएक्टेंट में। तो ये हमारा एक जनरल रिएक्शन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। तो आइए दोस्तों फिजिकल प्रोसेस में क्या कहता है, नो न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता हो, उस प्रक्रिया को बोलेंगे, वो प्रक्रिया हमारा क्या है, वो प्रक्रिया हमारा भौतिक प्रक्रिया है। दैट मीन्स भौतिक प्रक्रिया में दोस्तों कोई नया उत्पाद, नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आऊँ, बर्फ का पिघलना। जैसे पहले बर्फ था, और बर्फ फिजिकल भौतिक प्रक्रिया का मतलब होता है दोस्तों अपने स्टेट को, अपने अवस्था को चेंज कर लेना। तो देखो ना, पहले बर्फ था और बर्फ पिघल क्या हो गया, पानी बन गया। तो ये जो बर्फ था, उस बर्फ भी क्या था, पानी से ही तो बना था। तो कहीं ना कहीं पानी ही फिर क्या हो गया, पानी के फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स नो न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, कोई नया उत्पाद नहीं बना। बर्फ पिघल के क्या हो गया, वाटर बन गया। यानी पहले वो वाटर था और वाटर क्या हो गया था, सॉलिड के फॉर्म में था, बट फर्दर वो वाटर क्या हो गया, मेल्ट होकर किस फॉर्म में आ गया दोस्तों, फिर वाटर के फॉर्म में आ गया। तो इस पूरे प्रक्रिया में हमारा क्या हुआ, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है दोस्तों, फिजिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। अगर हम वैसे ही बात करें केमिकल प्रोसेस का दोस्तों, तो कहता है न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यानी केमिकल प्रोसेस वैसा प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, नए उत्पाद बनते हैं, न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। और जब नया प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, तो फिर उस चीज को हम वापस क्या कर सकते हैं, पुराने वाले फॉर्म में नहीं ला सकते। इसको तो ला सकते थे दोस्तों, आइस से वाटर ले जाओ या वाटर से आइस लेके जाओ। और सॉलिड लिक्विड गैस के ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको ये पढ़ाया भी है दोस्तों, कि कैसे हम वाटर को क्या कर सकते हैं, फिर से सॉलिड के फॉर्म में, यानी लिक्विड को फिर से सॉलिड के फॉर्म में, और सॉलिड को फिर से गैस के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ देखिए, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यानी कोई भी केमिकल प्रोसेस होगा तो नया प्रोडक्ट क्या होगा, बनेगा। उसके बाद देखिए, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, तो हमारा कैसा प्रोसेस है, लकड़ी का जलना कैसा प्रोसेस है दोस्तों, ये हमारा केमिकल है। जैसे वुड है और लकड़ी जल के क्या होगा, ऐसे राख, और तुम सोचो कि राख को फिर से मैं लकड़ी के फॉर्म में चेंज कर लूँ, कर सकते हो क्या, तो नहीं कर सकते हैं दोस्तों। दैट मीन्स एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं दोस्तों, मैं लिख देता हूँ तीसरा नंबर, जितने भी ये होते हैं ना, जितने भी हमारे केमिकल प्रोसेस सब कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे प्रोसेस होते हैं, इरिवर्सिबल। दैट मीन्स जिसको वापस हम क्या कर सकते हैं, उल्टे फॉर्म में, वह वापस रिएक्टेंट के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो वैसे प्रोसेस को बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस है दोस्तों, इरिवर्सिबल। और फिजिकल प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, आइस से वाटर जा सकते हैं, फिर वाटर को आइस से जा रहे हैं। तो ये हमारा प्रोसेस कैसा है दोस्तों, रिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी ये जो हमारा साइन है ना दोस्तों, ये हमारा साइन कैसा साइन है, ये हमारा साइन है किसका, रिवर्सिबल का। और दोस्तों ये जो हमारा एरो का साइन है ना, ये साइन डिनोट कर रहा है कि प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा भौतिक प्रक्रिया क्या है और केमिकल प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों ये था एक बेसिक सा आइडिया और एक बेसिक सा इंट्रोडक्टरी क्लास किसका, बायोलॉजी का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आइए एक बार मैं आपको फिर से सारे स्लाइड्स को दिखा देता हूँ, कौन कौन सा हमारे स्लाइड्स हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले स्लाइड में मैंने आपके बायोलॉजी को डिस्कस किया कि हमारा बायोलॉजी क्या है, पूरे बायोलॉजी के टर्म्स को मैंने बारी बारी से आपके सामने रखा। फिर दूसरे टर्म में, दूसरे स्लाइड्स में हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, आपको बताया कि बायोलॉजी के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स होते हैं बायोलॉजी के, जूलॉजी एंड बॉटनी। जैसे जूलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं दोस्तों, तो जूलॉजी में हम जंतु विज्ञान के बारे में यानी एनिमल्स का स्टडी करते हैं।
और बॉटनी में हम क्या स्टडी करते हैं दोस्तों, तो बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, बड़ी बड़ी से इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। और दोस्तों यकीन मानो आपको बायोलॉजी में इतना मजा आएगा ना दोस्तों, जैसे केमिस्ट्री में आपने मेरे साथ बने होंगे, आप मेरा क्लास किए होंगे, आपको केमिस्ट्री अच्छा लगा होगा। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ आपको बायोलॉजी भी बहुत अच्छा लगेगा, और बायोलॉजी में भी दोस्तों बहुत इंजॉय करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, और जो भी एग्जाम है उस एग्जाम को हम लोग तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, बिकॉज हम लोग इतने कंसेप्ट को सीखेंगे दोस्तों कि कोई क्वेश्चन तो हमसे छूटेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, और ये सब दोस्तों ये कॉन्फिडेंस की बात है कि अगर हम कंसेप्ट अच्छा पढ़ते हैं और अगर कोई हमें अच्छा पढ़ाता है तो हमें ये खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि नहीं, अगर मैंने अच्छे से पढ़ा है तो मैं ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन हो, मैं क्वेश्चन को क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो ये मैंने बताया था। फिर थर्ड स्लाइड में मैंने आपके साथ क्या शेयर किया, मैंने आपको बताया कि किसी भी जीवों की क्या क्या कॉमन विशेषताएं हैं, फिर उस विशेषताओं को हमने क्या किया, बारी बारी से डिस्कशन किया। तो ये था हमारा दोस्तों स्लाइड, विशेषताओं को मैंने डिस्कस किया। फिर मैंने एक टेबल बताया कैसे एक कोशिका से क्या है पूरे मानव शरीर के निर्माण हुआ है। फिर मैंने आपको बताया शेप एंड साइज के बारे में, हर अपने सजीव प्राणी का क्या होता है, विशिष्ट तरह का आकार और आकृति होता है कोशिका का। फिर उसके बाद मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, मेटाबॉलिज्म बताया, और मेटाबॉलिज्म का 2 पार्ट बताया, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड था, मैंने इसमें आपके कुछ एग्जांपल्स भी कराए, और लास्ट में हमने रेस्पिरेशन देखा, और सबसे लास्ट में हमने 2 प्रोसेस को पढ़ा, फिजिकल एंड केमिकल। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और इतने सेशन में मैंने आपको बायोलॉजी का एक बेसिक्स आइडिया दिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, अगला सेशन में जब भी आपके सामने लेकर प्रस्तुत होगा, फिर बायोलॉजी के आगे वाले चैप्टर को हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। बाकी तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, और अच्छे से स्टडी कीजिए, और इस चैनल के साथ बने रहिए। हाँ, लेकिन अपने चैनल के साथ अपने रिव्यू को, अपने रिएक्शन को क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, या कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या पढ़ना है, या आपको मेरे में क्या कमी लग रही है, और मैं कैसे चीज़ों को अच्छा कर सकता हूँ। आप मुझे बताइए, आपके लिए जैसा होगा मैं वैसा लेके आऊँगा दोस्तों। तो आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन हमारे सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ दोस्तों बायोलॉजी में, और ये क्लास कैसे लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ, मस्त और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।